नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रशेखर बिरथरे CSB फिल्म एक्टिंग एकेडमी इंदौर से आपका स्वागत करता हूं। फिल्म एक्टिंग के संबंध में आज हम जो बात करेंगे, इसके पहले हम इम्प्रोवाइजेशन के संबंध में बात कर चुके हैं और हमारे 13वें और 14वें एपिसोड में हमने इस संबंध में विस्तृत चर्चा की है। 13वें एपिसोड में हमने इम्प्रोवाइजेशन के बारे में बात की है, इम्प्रोवाइजेशन होता क्या है, और उसके बाद 14वें एपिसोड में हमने भरत मुनि ने इम्प्रोवाइजेशन के बारे में क्या कहा था उसके संबंध में चर्चा की है। अब इस 15वें एपिसोड में हम चर्चा करेंगे हॉलीवुड के जो प्रसिद्ध अभिनेता, अभिनय प्रशिक्षक और थिएटर के जो पितामह हुए हैं, जिनका नाम है ली स्ट्रेसबर्ग। वे अमेरिका स्थित हॉलीवुड में थिएटर डायरेक्टर, अभिनय प्रशिक्षक और अभिनेता थे और उन्हें अमेरिका में मेथड एक्टिंग के जनक के रूप में जाना जाता है। ली स्ट्रेसबर्ग का जन्म दिनांक 17 नवंबर 1901 को बुडानोव, यूक्रेन में हुआ था। उनकी मृत्यु 17 फरवरी 1982 को न्यूयॉर्क में हुई थी। एक्टिंग मेथड के बारे में जैसे स्टैनिस्लॉवस्की को माना जाता था और भी कई, जैसे स्टेला एडगर करके मैडम थी जो भी हॉलीवुड की प्रशिक्षक थी अभिनय की, उनके बारे में भी बात की जाती है। और स्टैनफोर्ड मिशनर, उनको भी इस संबंध में बात करते हैं। अभिनय प्रशिक्षक की जब बात होती है तो हॉलीवुड के अभिनय प्रशिक्षकों की जब बात होती है तो आज मित्रों हम ली स्ट्रेसबर्ग की बात करेंगे। ली स्ट्रेसबर्ग वे अमेरिका स्थित हॉलीवुड में थिएटर डायरेक्टर, अभिनय प्रशिक्षक और अभिनेता थे। और हम अभी इम्प्रोवाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। आशु रचना क्या होती है? आशु रचना, उनके बारे में, आशु रचना के बारे में, इम्प्रोवाइजेशन के बारे में ली स्ट्रेसबर्ग का क्या सोचना था, वो क्या मानते थे इसको, इम्प्रोवाइजेशन को, उनके क्या कहना था, इसके बारे में इसकी आज चर्चा करेंगे। अब जो स्ट्रेसबर्ग की जो मेथड एक्टिंग जो थी उसके बारे में, अभिनेता को जीवित भूमिका निभाने की तैयारी में अपने स्वयं के भावनात्मक अनुभव और स्मृतियों का उपयोग करने के लिए वो प्रोत्साहित करते थे। ये इमोशनल मेमोरी और भोगे गए अनुभव, स्टैनिस्लॉवस्की ने भी यही कहा था। और जो दूसरे मिशनर हैं, स्टैनफोर्ड मिशनर, वो इस बात को सही नहीं मानते। खैर, तो आज हम बात कर रहे हैं इम्प्रोवाइजेशन की और उसके बारे में ली स्ट्रेसबर्ग का क्या कहना था। अब ली स्ट्रेसबर्ग जो थे, उनके शिष्यों में हॉलीवुड के अभिनेताओं में पॉल न्यूमैन, मर्लिन ब्रांडो, अल पचिनो, डस्टिन हॉफमैन, सिडनी पोटियर और जैक निकलसन आदि रहे। ली स्ट्रेसबर्ग, उनका मानना था कि ट्रेनिंग के समय एक अभिनेता के लिए आशु रचना यानी इम्प्रोवाइजेशन का बहुत महत्व है। वे मानते थे, पर इम्प्रोवाइजेशन में इसको आप यू कैनॉट एनालाइज इट, यू कैनॉट मतलब एसेस इट, इसका आकलन नहीं कर सकते आप। इम्प्रोवाइजेशन उस अभिनेता ने कैसे किया और उसके बाद वो कितनी गहराई तक उसमें गया, इसका आकलन करना बहुत मुश्किल है, वे मानते थे। और इम्प्रोवाइजेशन के लिए उनका मानना था कि नाटक की लाइनों में शब्दांतर करके किसी एक शब्द के लिए अन्य शब्द का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। और उनका ये मानना था कि शब्दों को, लेखक के जो शब्द हैं उनको बदला जाना नहीं चाहिए। उससे क्या होता है, लाइंस का प्रभाव कम हो जाता है। हाँ, लेकिन अगर किसी दृश्य में अभिनेता अपनी आवाज़ के आरोह अवरोह और वॉइस कल्चर की कुशलता से जादू का प्रभाव पैदा कर दे और दृश्य में एक नया आयाम ला दे, एक नई प्रकार की अभिनय को उपयोग करके उसको बहुत ऊंचाइयों पे ले जाए, तो ली स्ट्रेसबर्ग का मानना था कि उसको ये छूट दी जानी चाहिए अभिनेता को कि वो इम्प्रोवाइजेशन करे। अब इम्प्रोवाइजेशन में उनका मानना था
कि हम अभिनेता को अपनी रचना प्रक्रिया को इस्तेमाल करने की, चरित्र निर्माण की, उसकी समझ में खेलने की पूर्ण स्वतंत्रता देते हैं, उसको पूर्ण अवसर प्रदान करते हैं। अब क्यों? ताकि क्या होता है कि वो नाटक के जो बाहरी दृश्य हैं, लेखक ने जो लिखा है उसके अलावा भी जो नाटक के जो दूसरे दृश्य हैं, अब ये भी मानना पड़ता है कि 2.5 घंटे में वो इतनी बातें कहाँ से, इतने पता लगा 100 साल का पीरियड बता देते हैं, तो कैसे? तो क्या छूट गया है, क्या रह गया है? क्या वो दृश्य को उसको डालने के, उसको समझने से वो जो दृश्य जिसमें वो अभिनेता अभिनय कर रहा है और इम्प्रोवाइज़ कर रहा है, उसमें एक नई बात आती है? तो अगर आती है तो फिर उसके लिए उन्होंने कहा था, ली स्ट्रेसबर्ग ने, कि हाँ, इम्प्रोवाइजेशन अभिनेता को करने देना चाहिए। अब जब अभिनेता दृश्य की वास्तविकता और गहराई में जाकर पंक्तियों के भाव को प्रस्तुत करने की क्षमता प्रदान होती है उसको, तो ये इम्प्रोवाइजेशन का ही एक कारण है। इम्प्रोवाइजेशन के अभ्यास से हम अभिनेता पर जोर देकर सच्चाई और बोलने का आग्रह करते हैं, सच्चाई पूर्वक अभिनय करने का आग्रह करते हैं। लेकिन अगर वो शब्दों की जटिलता में खो जाएगा तो वो अभिनय उसका प्रभावशाली नहीं रहेगा, वो अभिनय उसका वास्तविक अभिनय नहीं रहेगा, उसका काम पूरा नहीं कर पाएगा। उसका व्यवहार यानी चरित्र का व्यवहार आंगिक अभिनय से, न कि शब्दों के प्रयोग से अभिनेता ये समझ सकेगा कि पंक्तियों के प्रयोग में शब्द तर्कपूर्ण है या नहीं। वो भी समझना पड़ता है अभिनेता को, और बार बार अभिनेता को वो लाइंस दोहराना पड़ती है। अभिनय के शुरुआती दौर में अभिनेता इम्प्रोवाइजेशन के द्वारा टेक्स्ट, पंक्तियों के आशय को भलीभांति आत्मसात करके स्वाभाविक अभिनय को जन्म देकर दृश्य में विभिन्न भावों के रंगों और उत्तेजनाओं को जगाने में, पाने में कामयाब हो जाता है, ऐसा उनका मानना था। और ली स्ट्रेसबर्ग आगे बताते हैं कि उन्होंने एक वर्कशॉप में अभिनेता के एक समूह में कुछ छात्रों को अमेरिका शब्द को इम्प्रोवाइज़ करने के लिए कहा। उसमें से एक लड़की ने जिसको बोलते ना स्टैचू ऑफ लिबर्टी का एक अपने आप को प्रस्तुत किया, और फिर उसके बाद स्टैचू ऑफ लिबर्टी को नकल करते हुए हाथों के नीचे से एक जाकर कॉकटेल गिलास में शराब पीते हुए बताया। और दूसरे अभिनेता ने अमेरिका को इम्प्रोवाइज़ करने में जो बताया कि उसने ऐसा दर्शाया कि वो सो रहा है, सोकर उठा है, अब वो तैयार होकर जल्दी से सबवे में पहुंचता है और वहाँ से ऑफिस पहुंचकर अपने पाँव टेबल पर रख देता है, कुछ भी नहीं करने के लिए। तो ये 2 तरीके से उन अभिनेताओं के समूह में से 2 अभिनेताओं ने इम्प्रोवाइज़ करके उनको बताया। और रिहर्सल के दौरान अभिनेता इम्प्रोवाइजेशन करने का प्रयास करता ही है, और उसमें उसको डायलॉग के लिए याद करने पे जोर नहीं देना है, उसको दृश्य को अर्थ प्रदान करना होता है। तो अभिनेता अब कई बार अभिनेता का इम्प्रोवाइजेशन में घिसी पिटी उक्तियों को, घिसी पिटी, जैसे इसका स्टानिस्लॉवस्की ने भी विरोध किया है कि वो जो रबर की मोहरें जैसा काम नहीं करना है, उसमें एक नवीनता लाना है, उसमें अभिनय में एक ताजगी लाना है आपको। तो उसको शब्दों पे ज़्यादा जोर न देके आंगिक अभिनय के द्वारा विश्वसनीयता को जन्म देता है। घिसी पिटी, स्ट्रेसबर्ग का मानना था कि घिसी पिटी उक्तियों का टेक्स्ट का लाइन्स में प्रयोग करते वक्त अभिनेता थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और अप्रभावशाली हो जाता है। इम्प्रोवाइजेशन सिर्फ एक अभ्यास नहीं, सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, ये एक तरीका है जिसके प्रयोग से अभिनेता अपने अभिनय की बारीकियों में डूबता है और परफॉर्मेंस को बहुत और आगे ले जाता है। अभिनय इम्प्रोवाइजेशन में अभिनेता को इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत अभिनेता को क्यों होती है कि वह सच्चे और नए विचारों में जाता है, आवाज़ की ताजगी उसकी बनी रहती है और तर्क शक्ति जिससे वह चरित्र की सच्ची प्रतिक्रिया खोजने में कामयाब होता है। जब आप कोई भी अभिनेता मंच पर होता है तो बतौर अभिनेता को ये सोचना होता है कि वो जो दृश्य में क्या दिखाया जा रहा है और अपनी कल्पना के द्वारा, अपने अभिनय कौशल के द्वारा वो वास्तविकता में उसको कैसे परिवर्तित करता है, कैसे वो उसको वास्तविक बना के दर्शक को उन भावों को प्रेषित कर सकता है। अगर आपकी प्रस्तुति मात्र पारंपरिक है, स्पष्ट है, तो दर्शकों को प्रभावित नहीं कर पाएगी। अगर उसमें वो ताज़गी नहीं है, अगर आपने
चरित्र को गहराई से नहीं समझा और शब्दों को गहराई से नहीं समझा और शब्दों के भावों तक आप नहीं पहुंच पाए, तो आपका अभिनय जो है अप्रभावशाली रहेगा। उनका कहना था कि हम लेखक के शब्दों को बदल नहीं सकते, परंतु हम जो सोचते हैं और महसूस करते हैं वह अभिनय, आंगिक अभिनय की क्रियाशीलता से प्रकट हो जाता है। इम्प्रोवाइजेशन की शक्ति को समझने का अवसर ली स्ट्रेसबर्ग को एक ग्रुप थिएटर के एक नाटक हाउस ऑफ कॉनोली में, जिसके लेखक पॉल ग्रीन थे, की रिहर्सल के समय मिला। उस नाटक के डायरेक्टर थे सिरिल क्राउफोर्ड और ली स्ट्रेसबर्ग को डायरेक्टर थे। और रिहर्सल के वक्त एक दृश्य में बोरिस कार्नोवस्की बहुत बड़े अभिनेता थे, उन्होंने अंकल का रोल कर रहे थे और वो स्टेज के बैकग्राउंड में जाके और अपने आप को गोली मारने का वो जो दृश्य तैयार कर रहे थे। तो उसमें क्या हुआ कि वे स्टेज के नेपथ्य में गए, उसको गोली मारी। तो गोली मारने के बाद गोली की आवाज़ सुन के वो जितने भी सह कलाकार थे वो बहुत ज़्यादा भावुक हो गए और उनकी प्रतिक्रियाएँ बहुत भावनात्मक और स्वाभाविक रूप से पैदा हुई और अभिनेतागण और अन्य व्यक्ति चीखते चिल्लाते उनके शव को लेकर स्टेज पर आते। और इसी वक्त उस थिएटर का जो चौकीदार रहता है वो स्टेज पे आके चिल्लाने लगता है, अरे बोरिस कार्नोवस्की ने खुद को गोली मार ली है, ये क्या है, क्या चल रहा है, ये कोई कुछ करता क्यों नहीं है, ऐसा करके वो चौकीदार चिल्लाता है। यह सब क्या था? इम्प्रोवाइजेशन का नतीजा था। सब कुछ इतना विश्वसनीय था जैसे मॉरिस ने वास्तव में स्वयं को गोली मार ली थी। इम्प्रोवाइजेशन अभिनेता के विज़न को परफेक्ट करता है, दूरदृष्टि में विस्तार करता है और उसके अभिनय में काव्यात्मक रचनाशीलता लाकर अभिनय के मूल्यों में वृद्धि करता है। इसीलिए तत्कालिक ग्रुप थिएटर जो इस बाबत जाना जाता था। ग्रुप थिएटर के ट्रेनिंग सेशन में नाटक की तैयारी में इम्प्रोवाइजेशन का उपयोग करने की अभिनेता को स्वतंत्रता दी जाती थी। वह साहित्यिक काव्य, उच्च कोटि के साहित्यिक शब्दों के प्रयोग करने पर मैकेनिकल होने से बचे और बोलचाल की प्रादेशिक भाषा का प्रयोग करने को कहा जाता था। अब इसी तरह क्या होता था कि ग्रुप थिएटर के जो कॉमेडियंस थे वो जो हाई फाई लैंग्वेज में शेक्सपियर के नाटक बहुत ज़्यादा क्लिष्ट इंग्लिश में लिखे जाते थे, उनका प्रयोग करने से वो हिचकिचाते थे, घबराते थे। वो उन शब्दों की जगह, उन लाइन्स की जगह अपनी प्रादेशिक भाषा का उपयोग करते थे और परफॉर्म करते थे। तो वो जो, क्योंकि उनका मानना था कि अगर वो उच्च भाषा और इंग्लिश की वो भाषा का उपयोग करेंगे तो वो वास्तविक अभिनय नहीं कर पाएंगे, अभिनय में वो जान नहीं डाल पाएंगे। तो क्या होता था कि वो जो करते थे तो स्टेज पर रहते उन्होंने क्या किया कि चतुरता से लिखे हुए पाठ को छोड़कर सोच और आवाज़ के प्रेजेंटेशन से, उनके अपने अंदाज से, इम्प्रोवाइजेशन के द्वारा एक अलंकारिक और अद्भुत अनोखी प्रस्तुति से दर्शकों को रोमांचित और आनंदित किया। अभिनेता जो डायलॉग्स रहता है उसमें बंध जाता है, उसमें उसका जो अभिनय कौशल है वो लिमिटेड हो जाता है ना। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि 16वीं शताब्दी के मध्य में कॉमेडिया डेलाट्रेट के कॉमेडियंस और एक्टर्स वे पहले समूह थे जिन्होंने इम्प्रोवाइजेशन के विचारों को बतौर व्यावसायिकता के रूप में पहचान दी। पर उनके जो इस प्रकार के प्रयत्न थे वो नाटकों के इतिहास में अंधकार में नष्ट हो गए। कॉमेडिया डेलाट्रेट के नाटकों को साहित्यिक इंग्लिश भाषा में लिखे जाने की प्रथा थी, जिसके कारण अभिनेता या कॉमेडियन कुछ रिदम और पंक्चुएशन का पालन करना पड़ता था। परंतु कॉमेडिया डेलाट्रेट के व्यावसायिक कॉमेडियन साहित्य और विशिष्ट शब्दों वाली लाइन को बोलने वाली भाषा का प्रयोग नहीं करते थे, वो प्रादेशिक भाषा बोलते थे और अपने मंतव्य को क्षेत्रीय भाषा के परिहास में जोक्स आदि का बहुत सा पास्ट टेक्स्ट उपलब्ध होता था, उसको वो उपयोग में लाते थे और वो दर्शकों तक पहुंचा देते थे। अब शाब्दिक डायलॉग न बोलते हुए अपने मजाकिया इम्प्रोवाइजेशन अभिनय की चेष्टाओं के द्वारा दर्शकों को आनंदित करते थे। अपनी चार्ली चैपलिन की सारी एक्शंस जो होती थी उसमें डायलॉग तो खैर वो मूक अभिनय, मतलब उस समय वो टॉकी नहीं था, बातचीत आवाज़ नहीं थी, तो वो मूक अभिनय के समय भी सारी एक्शन से अपनी बातें कहता था।
चार्ली चैपलिन जैसा महान अभिनेता बहुत हुआ ही नहीं है। तो वो कैसे अपनी वो उसकी छड़ी और उसका टाई की बो और ये सारी चीज़ें संभालना और फिर सिर्फ अपने आंगिक अभिनय के द्वारा वो सारी बातें बोल देता था जो शब्दों के द्वारा बोली जाती है। तो ये हाई फाई साहित्यिक भाषा और कठिन शब्दों के बजाय अब नाटक बाद में 16वीं शताब्दी के बाद में धीरे धीरे बोलचाल की भाषा में नाटक लिखे जाने लगे और देसी भाषा में लिखे जाने लगे। अब उसके बाद लैटिन और ग्रीक भाषा के क्लासिक मॉडल और भाषा को करीब करीब अलविदा कर दिया गया। मतलब शेक्सपियर के नाटक में जो भी हैवी भाषा यूज़ की जाती थी, बहुत क्लिष्ट भाषा यूज़ की जाती थी, इसको धीरे धीरे छोड़ दिया गया। शेक्सपियर और मोलियर के तत्कालीन थिएटर में इम्प्रोवाइजेशन मूवमेंट के आने के बाद से बदलाव देखा गया। अब 17वीं शताब्दी के शुरुआती दौर के शेक्सपियर के कुछ नाटकों की अभिनय शैली में बदलाव के कारण कुछ अभिनेताओं को ज़्यादा सजीव, दौड़ते, भागते, अलग अलग प्रकार की हास्य क्रियाओं को करते दिखाया गया। और कॉमेडिया डेला ट्रेट के प्रभाव स्वरूप डेनमार्क और जर्मनी में भी भाषा की परेशानी के कारण तार्किक और आंगिक अभिनय भाव भंगिका के माध्यम से स्वीकारा गया। इम्प्रोवाइजेशन एक कठिन प्रक्रिया है, कोई सरल नहीं होती है ये, लेकिन वो हर एक्टर के द्वारा अपने अपने ढंग से अपने अपने तरीके से की जाती है। और क्लास में क्या है, जब पढ़ाया जाता है, जब सेशन होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है समय नहीं दे पाते हैं क्योंकि दूसरे विषयों की चर्चा में समय निकल जाता है। तो इम्प्रोवाइजेशन के बारे में क्लास में ज़्यादा चर्चा नहीं की जाती है। कभी कभी इसका प्रदर्शन बातचीत में क्लास में हो जाता है। ली स्ट्रेसबर्ग मानते थे कि आप इसे स्वयं करें या अपने को अभिनेता के साथ करें और इसे बार बार करें। सच बात तो ये है कि वे बताना चाहते थे कि क्या मालूम इम्प्रोवाइजेशन की रिहर्सल के वक्त अभिनेता करते हैं या नहीं करते हैं, या इस पे काम किया जाता है या नहीं किया जाता। लेकिन उनका मानना था कि अगर इम्प्रोवाइजेशन पर मेहनत नहीं की जाती, काम नहीं किया जाता, या लाइंस को बार बार अलग अलग प्रकार से बोलकर नहीं देखा जाता, उसकी गहराई में नहीं पहुंचा जाता, तो हम अभिनय करते वक्त अटक जाते हैं और हमें सिर्फ क्या होता है, फिर हम सिर्फ किसी की नकल करते हैं, हम वास्तविक अभिनय से बहुत दूर चले जाते। अब इम्प्रोवाइजेशन का उनका मानना था कि इम्प्रोवाइजेशन अभिनेता का वास्तविक कार्य है। यह उसकी कल्पना शक्ति को जागृत करता है, बढ़ाता है और दृश्य की आंतरिक संभावनाओं को देखने और समझने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है। और इसके बाद अभिनेता का अभिनय जो है, उसकी जो अभिनय कौशल है वो और मुखरित होता है, तेज होता है और दृश्य की परिस्थितियों और स्थितियों को समझने में, लाइंस के बिटवीन द लाइंस के अंदर क्या आशय छुपा है, लेखक क्या चाहता है, उसको समझने में उसकी कुशलता में वृद्धि करता है। इसलिए इम्प्रोवाइजेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है अभिनेता के लिए। ये ली स्ट्रेसबर्ग का मानना था। आज हम हमारे इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं और चंद्रशेखर बिरथरे के नाम से हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगले CSB फिल्म एक्टिंग एकेडमी के इस कोर्स में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे हॉलीवुड के एक प्रसिद्ध अभिनेता, शिक्षक, अभिनय प्रशिक्षक स्टैनफोर्ड मिशनर के ऑब्जर्वेशन के बारे में क्या विचार है उस संबंध में। विदा लेता हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना और मैं आशा करता हूँ कि आप हमसे जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।